Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ। 8th चैप्टर है हमारा सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल मतलब होता है कोशिकाएं और स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना और फंक्शन मतलब कार्य। तो इस चैप्टर में हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या संरचना है और उनके क्या कार्य हैं। You have already learned that the things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list these function? आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं या तो सजीव हैं, लिविंग है, या फिर नॉन लिविंग्स मतलब निर्जीव है। Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list these function? साथ ही आपको यह भी याद होगा कि कुछ जो सजीव हैं वो अपना क्या करते हैं, कार्य करते हैं, बेसिक फंक्शन करते हैं। तो कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन, क्या आप उन फंक्शन के बारे में बता सकते हैं? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म the various functions you have listed in the chapter. You shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. Different set of organs. जो हमारे विभिन्न अंगों का समूह है वो डिफरेंट कार्य करता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं उनका जो संरचना हो रही है उसकी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। हम ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर यूनिट है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी जो इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो इकाई क्या है? सेल, कोशिका। सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल की तुलना आप कोशिका की तुलना ईंट से कर सकते हो। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। ईंटों को अच्छी तरीके 1 by 1 इस तरह लगाया जाता है कि उससे एक बिल्डिंग बना सको। इसी तरह सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। कोशिकाओं को इस तरह असेंबल किया जाता है, इस तरह जोड़कर उनसे बॉडी के ऑर्गन्स का निर्माण किया जाता है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए कोशिका जरूरी है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ द सेल। कोशिका की खोज कैसे हुई थी? तो रॉबर्ट हुक इन 1665 observed slices of cork under a simple magnifying devices. रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सम्मान, ठीक है, सिंप्लीफाइंग मैग्नेटिक डिवाइस की, कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। He took thin slice of cork. उन्होंने कॉर्क की एक पतली स्लाइस को उस मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखा तो उन्हें क्या दिखा? ऑब्जर्व्ड देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने उसे किससे देखा? सूक्ष्मदर्शी से। ही नोटिस्ड पार्शियन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। तो उन्होंने यह नोटिस करा कि कॉर्क के अंदर कंपार्टमेंट दिख रहे, छोटे छोटे पार्शनर, देखो इस तरह के, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है जिस आकृति का, उस आकृति के कॉर्क के अंदर आपको छोटे छोटे पार्शियन बॉक्सेस दिख रहे हैं। द बॉक्स अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब। तो बॉक्स किस तरह दिख रहा था? मधुमक्खी की छत्ते की तरह। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और अ पार्शियन। उन्होंने यह भी नोटिस करा, उन्होंने यह ध्यान दिया कि जो एक बॉक्स है दूसरे बॉक्स से सेपरेट है। किस तरह?
उन्होंने यह ध्यान दिया कि जो बॉक्स है उसके अलग अलग है, वो सेपरेट है, उसमें एक विभाजन पट्टी की से वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, तो हुक ने उन बॉक्स को क्या नाम दिया? कोशिका का नाम दिया। What Cook observed as box or cells in the cork were actually a dead cell. तो हुक ने उस बॉक्स के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर थे वो क्या थी? उन्होंने यह बताया कि ये क्या है? मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल है। Cells of living organisms could be observed only after the discovery improved microscopes. सजीवों की जीवित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही देखा जा सका। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके बाद ही जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर की कोशिकाएं देखी जाने लगी। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक के इस प्रेक्षण के बाद, रॉबर्ट हुक के इस ऑब्जर्वेशन के बाद लगभग 150 साल बाद तक कोशिका के विषय में जानकारी बहुत कम थी, किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी। जब रॉबर्ट हुक ने खोज करी तो उसके भी 150 साल तक किसी को कोशिका के बारे में कुछ नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल, और आज हम कोशिका के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीशियम। किसकी वजह से? जो हमारे माइक्रोस्कोप है, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, उनमें जो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? नई नई तकनीक आती जा रही है, और उनका जो आवर्धन ग्लास है, तो इसकी वजह से आज हम कोशिकाओं के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सेल, कोशिका। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग and a cell in the living organism are basic structure units. जिस तरह बिल्डिंग में ब्रिक्स और सजीव में सेल, ये दोनों क्या हैं? हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स, मूलभूत संरचनात्मक इकाई, मूलभूत संरचनात्मक इकाई। The buildings though built of similar bricks have different design, shapes and size. जिस तरह बिल्डिंग को हम डिफरेंट टाइप की ब्रिक से बनाते हैं, उसको डिज़ाइन देते हैं, अलग अलग शेप देते हैं, साइज देते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से इन द लिविंग और वर्ल्ड, सजीवों की दुनिया में, ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। इसी प्रकार इस सजीवों की दुनिया में हर जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर वो किससे बने हुए हैं? एक ही सेल से बने हैं, मेड अप ऑफ सेल, पर वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। सब में कॉमन क्या है? सेल। सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल क्या है हमारा? जो हमारा सेल है वो सजीवों की कोशिकाओं की संरचना है, जबकि ईंट क्या है? निर्जीवों की। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है, किसकी तुलना में? ईंट की तुलना में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमें ब्रिक वॉल दिया है, ईंट की दीवार, और दूसरी हमें प्याज की झिल्ली दी है, अनियन पील, पील मतलब झिल्ली। द एग ऑफ hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएड आई। जो एग होता है हमारा अंडा, जो अंडे की कोशिका होती है वो सिंगल कोशिका होती है, सिंगल कोशिका, और जिसे हम अपनी इन आँखों से देख सकते हैं। जो अंडे की कोशिका होती है वो क्या है? सिंगल कोशिका, सिंगल सेल, और जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते हो। इसके अलावा ऐसी कोई कोशिका है जिसे हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं? नहीं। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सेल का मतलब वो बैटरी वाला सेल मत समझना, ये हम ह्यूमंस बॉडी में जो सेल है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? सेल मतलब कोशिका वाले की बात कर रहे हैं, ना कि बैटरी वाला सेल। तो अब है हमारा 8.3, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज।
सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति और उनका आकार में भिन्नताएं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, किस प्रकार हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स की स्टडी करते हैं? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। वो किसका यूज करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का, जो कि हमारा एक आवर्धित प्रतिबिंब देता है किसी भी वस्तु का। स्टेन आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। और उस डाई का यूज, ठीक है, हम कोशिका को डाई करके भी उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिकाओं को जैसे डाई करके उसमें जैसे कलर्स के अकॉर्डिंग भी उसका स्टडी की जाती है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cell. ठीक है, बहुत सारे लाखों करोड़ों सजीव हैं पृथ्वी पर जिनकी आकृति, साइज भिन्न भिन्न है। तो इसी प्रकार कोशिकाओं की संख्याओं में भी भिन्नता होती है, आकृति में भी भिन्नता होती है और रंग में भी वैरायटी होती है। तो अब हम इस पहला टॉपिक है नंबर ऑफ सेल्स। Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे, ठीक है, क्या आप किसी लंबे वृक्ष या हाथी जैसे ह्यूज एनिमल, विशाल जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिका के बारे में बता सकते हैं? The numbers run into billion and trillions. तो जो नंबर्स होंगे कोशिकाओं के वो कहाँ तक जाएंगे? मिलियंस और ट्रिलियंस, बिलियंस तक, मतलब लाखों, अरबों, करोड़ों की संख्या भी होगी उनमें। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। मनुष्य की बॉडी में कोशिकाओं की गिनती ट्रिलियंस तक है, ठीक है, इतनी है कि आप उसे गिन भी नहीं सकते, और जो अलग है शेप में भी और साइज में भी। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। कोशिकाओं का विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करता है। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। 1 बिलियन कितना होता है? 1,000 मिलियन होता है। और 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1,000 बिलियन। तो आप लगा सकते हैं कि कितना, मतलब कितने नंबर्स, मतलब इतने नंबर्स हैं कोशिकाओं के कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। वो जंतु जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। और जो सिंगल से बने होते हैं सिंगल सेलुलर या फिर एक कोशिकीय। द नंबर्स ऑफ सेल बीइंग लेस in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that the organism with billions of cells being life as a single cell which is a fertilized egg. ठीक है, छोटे जीवों में कोशिका की कम संख्या उनके जो वो भी फंक्शंस करते हैं, वो जितने भी कार्य करते हैं उसको प्रभावित नहीं करती। मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी की जो हमारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कम कोशिकाएं होती है तो उनसे उनके कार्य पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल। आपको यह जान के आश्चर्यचकित होगा कि कोई जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है, फिर जब वो परिपक्व होता है तो तब उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। कोई भी जीव है वो सबसे पहले वन सेल, उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड होता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीपल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। फिगर ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो अमीबा और पैरामीशियम,
अमीबा और पैरामीशियम होते हैं हमारे वन सेलुलर या आप इसे कह सकते हैं यूनिसेलुलर। इनमें सिर्फ एक कोशिकीय होती है। तो हमारे ये दोनों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अमीबा और पैरामीशियम इनमें सिर्फ कितना क्या होता है, वन सेलुलर यूनिसेलुलर होता है। A single celled organism performed all the necessary function that multicellular organism perform। जो जीव सिंगल कोशिकीय होते हैं वो भी उतनी ही क्रियाएं करते हैं, उतना ही कार्य करते हैं जितना कि बहुकोशिकीय जीव करता है। A single cell organism like amoeba captures and digests food, respire, excretes, grows and reproduce। जैसे अमीबा है, अमीबा अपना भोजन भी कैप्चर करता है, भोजन पचाता भी है, सांस लेता है, ग्रोथ भी होती है उसमें उत्सर्जन भी होता है, उसमें सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक कोशिका है तो उसमें ये फंक्शन नहीं होते होंगे, फंक्शन सारे ही होते हैं। Multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissue. Tissue in turn form organs। जो हमारी बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, ये जो कोशिकाओं का समूह होता है, जो हमारे जीव हैं जिनमें मल्टी सेलुलर होता है, जिन जीवों में बहु कोशिकाएं होती है, मतलब एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं टिश्यू बनाती है। टिश्यू मतलब जाल। वो कोशिकाएं क्या बनाती हैं, टिश्यू, और टिश्यू हमारा क्या बनता है, ऑर्गन, और उस जाल से हमारे अंगों का निर्माण होता है। हमारे मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा जितने भी कोशिकाएं हैं वो मिलकर क्या बना रही हैं, टिश्यू, और टिश्यू क्या प्रोड्यूस करता है, किस में बदलता है, ऑर्गन में। नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ सेल। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organisms. तो आप अमीबा के शेप के बारे में, आकार के बारे में क्या कहेंगे? तो अमीबा का आकार क्या है, अनियमित है, कोई मतलब वो निश्चित नहीं है, उसका आकार बढ़ता है, घटता है, मतलब चेंज होता रहता है, उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, उसका आकार चेंज होता रहता है। ठीक है। Observe the projection of varying length protruding out of its. These are called pseudopodia. तो इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर को जो लंबाई में प्रवर्ध उभरे होते हैं, ठीक है, अमीबा की आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें आपको इतने अच्छे से नहीं दिखाई दिया जाएगा। तो इस तरह जैसे ये है अमीबा, ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे प्रवर्ध निकले रहते हैं। तो इन प्रवर्ध को, ठीक है, इन उभरते हुए जो प्रवर्ध हमें दिखाई देते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, पादाब। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। तो इसके बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा था। These projection appear and disappear as amoeba moves or feeds। तो जो ये पादाब होते हैं, अमीबा की गति के समय अथवा भोजन के समय बनते हैं और बिगड़ते हैं। A white blood cell, WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल का एक और एग्जाम्पल है, वो क्या है, वाइट ब्लड सेल, जो कि कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में। विच कैन चेंज इट्स शेप, जो अपना शेप क्या करता है, चेंज करता है। बट वाइल WC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म capable of independent existence।
जो WBC क्या है, एक कोशिका है, वो क्या है, एक कोशिका है, जबकि अमीबा क्या है, एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका अस्तित्व क्या है, स्वतंत्र है। अमीबा हमारा एक जीव है जो स्वतंत्र है, पर जो हम WBC वाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा एक सेल है जो ह्यूमंस के शरीर के अंदर है और वो स्वतंत्र भी नहीं है। What shape would you expect in organism with millions of cells? Figure A, B, C. So different cells such as blood, muscle and nerve of human being. The different shapes are related to their specific function. Generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exist in spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or neuron. The nerve cell receives the transfer message thereby. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, A, B, C. जो हमारा A है वो है हमारा स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन. जो ये A है ये है स्पेरिकल रेड ब्लड सेल ह्यूमन, गोलाकार रक्त कोशिकाएं. B है हमारा स्पिंडल शेप्ड मसल्स. जो ये B है ये क्या है, हमारा तंकु रूपी कोशिकाएं. ये देखो, ये था जो हमारा रेड ब्लड सेल, ये गोल था, और ये किस तरह से है, तंतु रूपी या तर्कु रूपी कहें तो. लास्ट है लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल, और ये क्या है, लंबी तंत्रिका की कोशिकाएं. ये सब हमारी बॉडी के सेल है. तो आप देख सकते हैं इन ये सारे सेल क्या हैं, डिफरेंट साइज के हैं. देखो, कोई गोल है, कोई स्पेरिकल है, तो कोई क्या है हमारा स्प्लिंडल है, और कोई लॉन्ग है. तो इस तरह आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सेल का शेप होता है, सेल का शेप होता है वो अलग अलग होता है. नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ सेल. अब हम सेल के साइज के बारे में पढ़ेंगे. द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर. कोशिका का साइज, सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का लाखवें भाग के बराबर छोटा भी हो सकता है और कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. परंतु अधिकतर कोशिकाएं क्या होती हैं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही हम देख सकते हैं, तो उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा. एवं हाँ, और हम उसे अपनी इन आँखों से, अनेड होता है नग्न, इन खुली आँखों से नहीं देख सकते. दे नीडेड बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोपी. तो उन्हें आवश्यकता होती है, जब हम उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो वो साइज उनका माइक्रोस्कोप से देखने में बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. छोटी कोशिका का साइज, सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि किसका है, एक बैक्टीरिया का. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, और सबसे बड़ा सेल का साइज होता है 170 mm to 130 mm, और किसका होता है, इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच के अंडे का, शुतुरमुर्ग के अंडे का. तो देखो, शुतुरमुर्ग के अंडे का इतना बड़ा साइज होता है, और सबसे छोटा साइज किसका होता है, बैक्टीरिया का. नेक्स्ट है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा, सेल के साइज, सेल के शेप और सेल के नंबर्स के बारे में.
अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, सेल की संरचना और उसके कार्य। We have learned that each living organism has many organs. हमने इससे पहले पढ़ा है कि हर ऑर्गन्स के पास, हर सजीवों के पास क्या होता है, बहुत सारे अंग होते हैं। You have studied in class 7th, आपने क्लास 7th में पढ़ा है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, पाचन अंगों के बारे में, which together constitute the digestive system, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। Each organs in the system perform different function, हर अंग अपना एक अलग अलग कार्य करता है, such as digestion, assimilation and absorption, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। Similarly, different organs of a plant perform specific specialized function. इसी तरह पौधों का भी हर पार्ट अलग अलग कार्य करता है, जैसे रूट्स अलग कार्य करती हैं, स्टीम और लीफ अलग काम करती है। तो इस तरह हमने देखा है। लीव यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि प्लांट्स में कैसे काम होता है, कि प्लांट्स की जड़ें प्लांट्स की जड़ों से क्या जाता है, पानी जाता है, ह्यूमस जाती है। तो इस तरह कौन सा पार्ट मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि हर पार्ट अपना अलग अलग एक स्पेसिफिक काम करता है। Each organ is further made up of smaller parts called tissue. प्रत्येक अंग एक छोटे हिस्से से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। प्रत्येक अंग एक छोटे से भागों से बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू। A tissue is a group of similar cells performing a specific function. और टिश्यू क्या होते हैं, उत्तक क्या होते हैं, उत्तक वह होते हैं जो कि उत्तक हमारे छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, छोटे छोटे बहुत सारे कोशिकाओं का एक समूह है जो कि भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द सेल। अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला भाग है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब तो होता है झिल्ली, ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली, पर यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो किसकी झिल्ली, कोशिका की झिल्ली। The basic component of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. तो कोशिका के मूल घटक हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म हमारा होता है कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस होता है हमारा केंद्रक, सेंटर। The cytoplasm and nucleus are enclosed with the cell membrane. जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, ये दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। The membrane separates cell from another and also the cell from the surrounding medium. जो मेम्ब्रेन होता है सेल को, कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग भी करता है और बाहर के मीडियम से भी अलग करने का कार्य करता है। The plasma membrane is a porous and allows the movement of substance or materials both inward and outward. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें हमारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, रंध्र होते हैं, जो कि हमारा मूवमेंट और सब्सटेंस गतिविधि के लिए काम आते हैं, सब्सटेंस के, मटेरियल्स के इनवर्ड आने के लिए, आउटवर्ड बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट है द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल। हमने स्टार्टिंग में प्याज की झिल्ली देखी थी, ठीक है। तो जो प्याज की झिल्ली की बाउंड्री होती है, बाहरी आवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। जो झिल्ली का बाहरी आवरण होता है वो सेल मेम्ब्रेन से ढका होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फिर से बाहर से सेल वॉल से बंद कवर्ड हुआ होता है, ढका रहता है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो आप इस तरह इस डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। द जेली लाइक सब्सटेंस, जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है,
between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. तो जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, या आप इसे कह सकते हो द्रव्य, कोशिका द्रव्य. तो अब यहाँ पे देखो, ह्यूमंस चीक सेल. चीक मतलब क्या होता है? गाल. तो मनुष्य के गाल के सेल यहाँ पे दिखाए हैं आपको. देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, सेल मेम्ब्रेन ये बाहर का कवर, और ये न्यूक्लियस इसके अंदर का, और साइटोप्लाज्म ये. तो आप देखो इजीली बता सकते हो ये क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म. यहाँ पे ये भी क्या है? न्यूक्लियस. ये भी क्या है? न्यूक्लियस. और ये बाहर का कवर सेल मेम्ब्रेन. तो अगर मैं इसे आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैंने ये बनाया, ये ठीक है. अब आप बताओ इसमें कहाँ पे क्या क्या है? देखो, ये जो यहाँ पे होता है ये क्या है? साइटोप्लाज्म. ये अंदर हो गया न्यूक्लियस, और ये बाहर हो गया सेल मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच में क्या है हमारा जो स्पेस, वहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म. तो आपको एक डायग्राम हमेशा याद होना चाहिए कि कहाँ पे साइटोप्लाज्म है, कहाँ पे न्यूक्लियस, कहाँ पे सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. ये एक जेली टाइप का पदार्थ होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स को हम कहेंगे कोशिकांग. कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग. फॉर सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. देयर आर mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. अब हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, इन सब जो भी अभी मैंने आपको नाम बताए, इन सब के बारे में अगली क्लासों में पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द लिविंग सेल. इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. It can be stained and seen easily with the help of microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. जो न्यूक्लियर होता है ये केंद्रक होता है, ठीक है. किसी भी सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है. इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार, तथा यह सेल के बीच में पाया जाता है. सेल के बीच पार्ट में पाया जाता है, और इसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए से आसानी से देख सकते हो. और ये एक झिल्ली द्वारा इसका आवरण कवर्ड होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर किससे कवर होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ सिमिलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. It is called nucleolus. उच्च आवर्धन क्षमता, हाई मैग्नीफाइंग ग्लास वाले माइक्रोस्कोप द्वारा हम केंद्रक के जो न्यूक्लियस है उसमें भी एक छोटी सी हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है, उसके अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी आपको और दिखाई देगा, उसे आप क्या कहोगे? न्यूक्लियोलस. इसके अतिरिक्त जो केंद्रक है उसमें हमारे थ्रेड जैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स को आप गुणसूत्र भी कह सकते हो. दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. तो देखो, कोशिका के अंदर क्या था? न्यूक्लियस. सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस है, और उसमें आपकी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर क्या होता है आपका? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स को हम गुणसूत्र भी कहते हैं. ये आनुवांशिक गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं. अब वैक्यूल. वैक्यूल और प्लास्टिड्स. तो वैक्यूल और प्लास्टिक्स होते क्या हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या दिखा है?
प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो आप ध्यान से देखो, पहले हम प्लांट सेल देखते हैं। देखो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे है, यहाँ पे है ब्लैक कलर का, और साइटोप्लाज्म इधर, और इधर आपको क्या दिखाया है, एनिमल सेल। तो आप अच्छे से देख सकते हैं आपको, और ये आपको डायग्राम याद भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा एक सिंगल डायग्राम है, उसके अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस। पर यहाँ पे देखो पूरा एक अलग ही घुमावदार स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर में कितना फर्क है। एक का पूरा सेलुलर स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, और एक का स्ट्रक्चर आपको रेक्टेंगल के शेप में मिलेगा, आयताकार। जो वैक्यूल होता है इसे हम रिक्तिका कहते हैं। जब आपने वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल, जब आप ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप में रख के देख रहे थे, अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, प्याज की झिल्ली में, जब प्याज की झिल्ली को जब आपने माइक्रोस्कोप के जरिए देखा, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? तो आपने क्या साइटोप्लाज्म के बीच में कोई खाली स्थान देखा? तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड वैक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल। ये क्या होती है, सिंगल होती है, यह एकमात्र एवं बड़ी हो सकती है, जैसा कि प्याज की झिल्ली में ये दिखाई देती है। चीक सेल हैव अ स्मॉलर वैक्यूल्स, जो गालों की कोशिकाएं होती हैं, इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। बड़ी रिक्तिकाएं जो लार्ज वैक्यूल होती हैं वो सिर्फ प्लांट के सेल में पाई जाती हैं, प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और इससे भी छोटी छोटी किस्में होती हैं जानवरों की और ह्यूमंस में हमारी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एक प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड होता क्या है, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म सेल ट्रांसडिस्केंटिया लीफ। ट्रांसकेंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी संरचनाएं देखी हैं। वह पत्ती की कोशिकाएं कोशिका द्रव्य की तरह रहती हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। उस प्लास्टिड में क्या होता है, तो अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज सबका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल बॉडी, ट्रू। मसल सेल्स आर ब्रांचेड, फॉल्स। द बेसिक living unit of an organism is an organ, false. Amoeba has irregular shape, yes, true. Next है make the sketch of the human nerve cell. What function do nerve cell perform? तो ये नर्व सेल का आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब नर्व सेल क्या फंक्शन करता है, क्या काम है उसका? तो नर्व सेल का क्या काम है, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन। ब्रेन को इंफॉर्मेशन देना और ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शॉर्ट नोट लिखने हैं आपने साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो ये भी इजी है, अभी हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ा और न्यूक्लियस ऑफ सेल के बारे में भी पढ़ा, तो वहाँ पर से आप इनके बारे में दो दो लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स। तो ये इसका आंसर है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन करता है ऑर्गेनल्स, और वो क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और गोल्गी बॉडीज, जिसके बारे में हम अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। स्टेट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो आपको इनके बारे में डिफरेंस करना है। तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूनिसेलुलर, और यूकैरियोट्स क्या होता है, मल्टी सेलुलर। तो इस तरह आप इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं। देखो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस इज एब्सेंट और उसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट वॉज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सिर्फ प्लांट्स में ही क्यों पाया जाता है, क्यों पाया जाता है सिर्फ प्लांट्स में? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में ही पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो इस क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल का यूज़ किस में होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पजल है, ये पजल बॉक्स हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें वो वर्ड बताना है जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और स्टार्ट करता है सी से, तो क्या होगा, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो इसी तरह आपको ये 8 क्वेश्चन है, तो आपको इनको बताने हैं।